हेलो एवरीवन, वेलकम शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर मैं शुरू करने जा रही हूँ रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज, यानी कि जो उनका बुक, उनका हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हम बिल्कुल यहाँ पर बुक को ही पढ़ेंगे। आपको इस बुक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट जो भी बुक में लिखा हुआ है हम उसको पढ़ेंगे डिक्टो। लेकिन इसमें यहाँ पर फ़ायदा आपको ये हो जाएगा, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर अंडरलाइन हो रहा है ना, हाईलाइट हो रहा है वो पार्ट। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ों पर जोर देना है और किसको हमें छोड़ना है। तो जहाँ से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप पूरी क्लास को ज़रूर देखें, मेरे साथ में बने रहें। अभी आपको थोड़ा सा मतलब लो क्वालिटी में मिल सकता है ये वीडियो, लेकिन जल्दी ही आपको 1-2 दिन बाद ही अच्छे से ये मतलब बिल्कुल एकदम फ्रेश उसमें मिलेगा। ठीक है, तो आई होप, देखो पढ़ने से मतलब है हमको कोई कैसे पढ़ा रहा है, बस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए और पढ़ने वाले मतलब पढ़ने वाले ही होने चाहिए, टाइम पास करने वाले नहीं। तो ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो हम चलेंगे, यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँगी। चलते हैं, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, जबकि प्रत्येक, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, सारे कुछ उन्होंने किस तरीके से लिखी है इस बुक को। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाईलाइट हो रहा है उसको तो आप ये समझ लीजिए, या तो वो पूछा जा चुका है पहले या वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, उनका कथन है, आप इसको याद रखेंगे। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। वो कहते हैं कि जनता की जो चित्तवृत्ति है, यानी कि उनके मन की जो मनोदशा होती है एक तरीके से, वो बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक या धार्मिक परिस्थिति के अनुसार बनती है। इसलिए कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। देखो, हम सीधा सीधा अगर यही चीज़ें पढ़ेंगे तो आप क्या है कि उन कथनों को भूल जाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट हो रही है, लेकिन पढ़ना हमको सब कुछ है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, वो क्या कहते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। इस अव्यवस्था के अनुसार में हिंदी साहित्य के 900 वर्षों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास इतिहास ग्रंथ में कितने वर्षों के इतिहास को रखा है, कितने वर्षों के इतिहास पर दृष्टि डाली है। तो ये 900 वर्षों का इतिहास है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और ये 4 कालों में उन्होंने विभक्त किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आप जानते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, ये जो नामकरण है ना, ये नामकरण दिया है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। लेकिन आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। उन्होंने इसका संवत मतलब, एक तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ में जो सन है उसे संवत में रखा है। ठीक है, उसे संवत में रखा है, ना कि ईसवी में। ये आप ध्यान रख लेंगे। अगर आपको इसकी ईसवी निकालनी है तो आप जो संवत दे रखा है, जैसे आपको अब यहाँ पर 1050 दे रखा है, तो आप उसमें से 57 यानी कि 57 वर्ष को माइनस कर लीजिए। 57 को माइनस करेंगे तो आपका जो ईसवी है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उनका पूरा जो इतिहास ग्रंथ है सब कुछ उनका टोटली संवत में दे रखा है। तो इसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन कई बार हमारे सामने आता है ना। तो 1050 से 1375 ईसवी, 1050 से 1375 संवत, इस तरीके से उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। 1050 से 1375 ये संवत माना है किसका? वीरगाथा काल। भक्ति काल का समय आप देख लीजिए, 1375 से 1700। रीति काल का समय है, समय सीमा है 1700 से 1900। और गद्य काल की है 1900 से 1984 ईस्वी। 84 का मतलब ये है अभी तक चल ही रही है।
ठीक है, ये उनके अनुसार माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर, नहीं और नहीं तो इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं। ठीक है, मैं और आगे चलती हूँ क्योंकि हम शॉर्ट में पढ़ना है, हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी है, बहुत मोटी बुक है और जल्दी से इसको कवर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने देखा रखा है, देखो प्रकरण फर्स्ट, इन्होंने 4 प्रकरणों में बांटा है आदिकाल को। तो उसका जो प्रकरण फर्स्ट है वो है सामान्य परिचय। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रकरण वन, प्रकरण वन या पहला प्रकरण जो है वो सामान्य परिचय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती चलूंगी कहाँ से बन सकते हैं। अगर आपको पसंद आए इस तरह से पढ़ना, वैसे जल्दी ही हम इसको क्या है कि अच्छे से मतलब बढ़िया तरीके से सेट करके पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी जैसे भी पढ़ा रही हूँ उसमें पढ़ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको समझ में आ ही जाएंगी। तो यहाँ से चलते हैं, सामान्य परिचय में उन्होंने क्या कहा है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट याद रख लेना, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी से के अंतिम चरण में लगता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप याद रख लीजिए, ये वाला है जो, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसमें ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये दोनों लाइन। ठीक है, इसके बाद इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं आगे, देखते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर, देखो अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है ना, तो मैंने जो ये इमेज जो पीडीएफ बनाई है वो पूरी बुक से ही है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप उसको पॉज करके बीच में पढ़ लीजिए। इसलिए हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक माना है, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, संवत में इस तरीके से याद रख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन करके बताया है कि महाराज भोज के समय से लेकर के हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक ये समय आदिकाल का माना जाता है, उन्होंने बताया है ऐसा। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है ना, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब जिसका प्रमाण नहीं है तो वो क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। चलते हैं आगे, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। आदि का वो कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि आदिकाल की ये जो लंबी परंपरा है 1050 से 1375 संवत तक की, इस परंपरा के बीच में 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। मतलब हर तरीके की रचनाएं मिलती हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है जो आदिकाल है उसमें धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर रस सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। कब से? जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, जब से मुसलमान लोग हमारे मतलब हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने लग गए हैं या आक्रमण करते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। यानी कि पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो अपने दरबार में अपनी मतलब अपने बारे में सब कुछ लिखने के लिए या अपने बारे में सब कुछ आगे इतिहास बनाने के लिए खुद को, तो वो क्या करते थे, कोई ना कोई कवि या आश्रयदाता कुछ ना कुछ रखते थे अपने साथ में, ताकि वो उनके गाथाओं का वर्णन कर सके। ठीक है, लिख सके। और इस जो राजाओं के बारे में लिखते थे, जो कवि होते थे उनके दरबारों के, उस अपने जब बढ़ा चढ़ा करके वो उनके प्रबंध काव्य लिखते थे, यानी कि उनके वीर गाथाओं को लिखते थे, भाई हमारे राजा ने ये वाला युद्ध किया, इसमें जीत गए, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो उनकी जब तारीफ करते थे तो उसी को रासों के नाम से जाना जाता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है।
ये भी याद रखना, वीर गाथा काल तो इन्होंने नाम दिया है, लेकिन क्यों दिया है इसके पीछे की वजह भी हम जान चुके हैं। दूसरा बात इन्होंने ये बताया है, इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो ये आप पढ़ लीजिए, लेकिन हम थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे। मतलब फास्ट भी क्या है, हम थोड़ा सा वो चीज़ें देखेंगे। हमें अभी क्या है, विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना कि हमारे पेपर के लिए काम आ जाए। अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, और उसके लिए अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो आप मेरे चैनल से, मतलब जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आप कंप्लीट जुड़ जाइए, तो आपका बेड़ा पार हो जाना है। आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। मतलब ये पुरानेपन के कारण बोलने के अपभ्रंश की बात कर रही हैं ये। अपभ्रंश के जो नमूने हम पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक चलते रहे। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि, संभवतः सारंगधर की यहाँ बात करते हैं, सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। तो देखो कुछ चीज़ है ना, मैंने यहाँ पर ऐसे इस तरीके से भी लिखी हुई है, सारंगधर का नाम लिख रखा है, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सीधा हमको ये याद हो जाए, ये आपको दोहा याद करना है। ये दोहा, चलिए वीर हम्मीर पाए भर मेनी कंपई, दिगमग नह अंधार धूली सुर रह आच्छा ही। इस प्रकार ये जो दोहा है ये आपको याद रखना है, ये किसका है, तो सारंगधर का है। ठीक है। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कर रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये पहेली किसकी है, तो ये खुसरो की है, अमीर खुसरो की, इसको भी याद रखना है ना। और 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृता भाषा पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। यानी कि पुरानी काव्य भाषा में किसने लिखा है, प्राकृता भाषा की पुरानी काव्य भाषा लिखी है विद्यापति ने। ठीक है। वो मैथिली तो उन्होंने लिखा ही था, साथ में वो प्राकृता भाषा में भी लिखते थे। तो बाल चंद बिजावई भाषा दुहू नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो आपका बोल्ड हो रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से ही पूछ लिया जाता है ये पंक्ति किसकी है, तो विद्यापति की है। ये पंक्ति किसकी है, तो ये अमीर खुसरो की है। ठीक है। ये जरूरी है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी वाणी इस बोली में सुना रहे थे, ये अमीर दास की पंक्ति है। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारे, उत्तर दसन के पंडिता रहे विचार विचार। ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं ये हैं कबीरदास जी की, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। विद्यापति की एक और पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है। देसिल बयना सब जन मिठा, तय तय सन जम पव अब हट्टा। ठीक है। ये भी किसकी है, तो ये आप ये विद्यापति की है, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। ठीक है। अपभ्रंश और बोलचाल की जो देसी भाषा थी उसका मिक्स है इसमें। तो इसको भी आपको याद रख लेना, देसिल बयना सबजन मिठा तय तैसन जम पाओ अब हट्टा। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। देखो आप क्या है कि अगर आपके पास बुक होगी और आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ, आपको कम से कम 4 बार भी आपने बुक पढ़ ली पूरी खुद से, तो भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमने इस बुक में क्या पढ़ा है। ये पता है मुझे। ठीक है। मैं बहुत बार इस बुक को पढ़ चुकी हूँ, लेकिन लगता है, लेकिन अब जाके क्या है कि जब हमने कम से कम 5-6 बार 6-7 बार इसको बुक को रिपीट कर लिया, बार 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 बार, और पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो तब क्या है, हमारी चीज़ें पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा। लेकिन अब चीज़ें जब हमने एनालिसिस की हैं अलग अलग, जब मैं तैयारी करवा रही हूँ, जब मैं कर रही थी तो मुझे नहीं पता था, समझ में नहीं आता था क्या पढूं क्या छोड़ूं, लेकिन अब समझ में आता है बहुत अच्छे से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए आप क्या है कि इस सीरीज से प्लीज़ ज़रूर जुड़े रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है बहुत यूट्यूबर्स हैं, बहुत टीचर हैं जो इनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ से मिल जाएंगी। तो चलते हैं आगे। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने, एक मिनट, शायद ये पेज डबल आ गया है, ये हम पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। अर्थात देसी भाषा यानी कि बोल चाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा का है, इम्पोर्टेंट है, इसको ये आप बिल्कुल
क्वेश्चन में नोट कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाएं तो भी आप साथ में मेरे साथ साथ में इनमें बना सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ या हो रहा है मेरी बुक में, तो आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हो। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? तो देसी भाषा कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की भाषाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। ये किसका कहना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना। आज की जो क्लास है ना, थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। प्रकरण सेकंड, प्रकरण 2 है हमारा अपभ्रंश काव्य। ठीक है, पहला प्रकरण था सामान्य परिचय के नाम से, और दूसरा प्रकरण का नाम दिया है अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य में क्या है इंपॉर्टेंट? जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं देखने को मिलती हैं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। किसमें करते थे? प्राकृत भाषा में किया है। ठीक है, प्राकृत भाषा में किया है अपभ्रंश साहित्य का। चलते हैं आगे। प्राकृत से बिगड़कर, ये प्राकृत भाषा की बात कर रहा है। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए पाली और प्राकृत में करते थे, ये अपने रचना करते थे जो भी है ना। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण कर लिया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला है। ठीक है, प्राकृत से निकली है अपभ्रंश, इसको भी याद रखना है। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। आगे चलते हैं, बहुत सारा हाईलाइट हो रहा है तो इम्पोर्टेंट है। भरत मुनि विक्रम तीसरी शताब्दी। ठीक है, विक्रम तीसरी शताब्दी है। भरत मुनि हमारे काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, और उसमें क्या है कि दूसरी शताब्दी इनका जो समय है वो आता है। लेकिन विक्रम तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। तो इन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको, अपभ्रंश को इन्होंने देश भाषा ही कहा है। लोक भाषा को इन्होंने देश भाषा कहा है, अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। ठीक है, वर रुचि के प्राकृत प्रकाश, ये वर रुचि के प्राकृत प्रकाश क्या है? देखो, इसमें ये जो बुक है ना, उसमें आपको रचनाएं अलग से देखने को नहीं मिलेंगी। इसी तरह से जो पूरी थ्योरी दे रखी है ना, सब कुछ इसी तरह से आपको निबंध टाइप में ये लिखी गई है ये बुक। और उसमें आपको जो रचनाएं है ना, वो बीच बीच में ही खोजनी है इसी तरीके से। तो मैं उनको हाईलाइट कर दूंगी, आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आप अभी से ही एक अलग से रजिस्टर बना लीजिए और उसमें इसके नोट्स लिख लीजिए। प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो ये वर रुचि का है, और इसमें भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहले किसने प्रयोग किया था? कहाँ पर मिलता है अपभ्रंश नाम? तो सबसे पहले बल्लभी के राजा, ये बल्लभी है, बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, स्टार भी लग रहा है, देखो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें स्टार पहले ही लग रहा है। तो अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ पर मिला था? तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिला था, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यानी कि जो राजा धारसेन थे, उनके शिलालेख में ये अपभ्रंश नाम मिला है। और क्यों मिला है? उन्होंने कहा था कि जो उनके पिता थे गुहसेन, वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि रहे हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने लिख रखा था। तो ये कहाँ पर मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। भामा, भामा का नाम आता, वैसे भामा 8वीं शताब्दी में आते हैं, लेकिन ये विक्रम 7वीं शताब्दी में यहाँ पर बात आती है। 8वीं नहीं, 6ठी शताब्दी में आते हैं, है ना, एक शताब्दी पहले आती है।
अगर हम वैसे ही हमारे सामने लिखे आ गई तो हमें 6ठी शताब्दी करना है। विक्रम 7वीं शताब्दी में भामा, उन्होंने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण भट्ट की बात हो रही है। बाण भट्ट का है हर्षचरित। हर्षचरित रचना किसकी है? तो ये बाण भट्ट की है। बाण भट्ट ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से चलता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच में मिलते हैं। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर संवत 990। ठीक है, संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। ये जैन थे देवसेन। ठीक है, और ये जैन ग्रंथकार हुए हैं देवसेन के नाम से। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और इसे दोहों में लिखा था। इसमें 933 दोहे हैं टोटल। ठीक है, श्रावकाचार में कुल 933 दोहे हैं, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप। तो आज के लिए ना इतना ही काफ़ी है। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग थी तो मैंने कम ही करा है, नहीं तो हम एक एक बार में 10-10 15-15 पेज एक दिन में पढ़ लेंगे और आपको ना समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये थोड़ी सी बोरिंग क्लास है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। और बोरिंग हो तो भी हो, लेकिन यूज़फुल जरूर रहेगी, ऐसी मेरी गारंटी है। तो आप प्लीज़ इस क्लास को डेली देखें और जल्दी ही आपको लाइव फॉर्म में भी मिलेगी, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर कंप्लीट देखें और आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना।